सड़क से सदन तक, क्योंकि हम हैं अब आपके साथ। रोजाना शाम 4 बजे आपकी आवाज। महंगाई से त्रस्त जनता के जख्मों पर तेल कंपनियों का मरहम। पेट्रोल के दाम में 56 पैसे की कटौती, घटी कीमतें आधी रात से लागू। बिजली बिलों के झटकों से जनता में उबाल, बीजेपी और अरविंद ने संभाला मोर्चा, डीईआरसी ऑफिस पर किया प्रदर्शन। एनडीए में जुबानी जंग तेज, जेडीयू ने बीजेपी को बताया मीठा जहर, भाजपा ने भी की कार्रवाई की मांग। एससी आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया की फिसली जुबान, हरियाणा को बताया बलात्कार प्रदेश, हुड्डा सरकार पर भी साधा निशाना। और भारतीय वायुसेना के 80 साल पूरे, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मनाया स्थापना दिवस, वायुसेना ने दिखाए हैरत अंगेज कारनामे। आज के दौर में गांधी नेहरू परिवार की सियासी हैसियत को हम सब बखूबी जानते हैं। अगर राजीव गांधी पर बोफोर्स मामले के आरोपों को छोड़ दें तो कम से कम भ्रष्टाचार के मामले में गांधी नेहरू परिवार का कुनबा बेदाग ही माना जाता था। लेकिन अब सोनिया कुनबे के ऊपर आरोपों का एक कतरा उछला है और उसके हमले की जद में है सोनिया गांधी के दामाद, प्रियंका गांधी के पति और देश के एक बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा। राजनीति में कूदने का ऐलान कर चुके अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने कुछ दिनों पहले रॉबर्ट वाड्रा पर उद्यमी हित साधने का आरोप लगाया और कांग्रेस से लेकर सरकार तक वाड्रा के समर्थन में लामबंद हो गई। अब रॉबर्ट वाड्रा ने केजरीवाल की गुगली पर फ्रंट फुट पर आकर हमला बोला। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। और न्यूज लाइन में आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सोनिया गांधी के प्रिय दामाद की, राहुल गांधी के जीजा जी की और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा इन दिनों खूब चर्चा में है। दिक्कत यह है कि वो गलत वजह से सुर्खियों में है। अब क्योंकि रॉबर्ट के रिश्ते का एक सिरा सीधे सीधे गांधी नेहरू परिवार और इस देश की सरकार से जुड़ता है, तो ऐसे में यह आरोप अपने आप में गंभीर हो जाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पर अब सियासत किस करवट बैठती नजर आ रही है। डीएलएफ के साथ कथित व्यावसायिक हितों के आरोपों का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा ने जब लंबी खामोशी के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी तो उनकी बातों में एक मचे हुए व्यवसायी की खनक साफ सुनी जा सकती थी। एक तरफ उनके बयान में भावुकता और गंभीरता का बराबर का संतुलन दिखाई दिया, तो दूसरी तरफ उन्होंने बराबर तंज के साथ टीम केजरीवाल पर भी निशाना साधा। वाड्रा कहते हैं, मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। मैं 21 साल से कारोबार कर रहा हूं। मुझ पर लगाए गए केजरीवाल और प्रशांत भूषण के आरोप सरासर झूठ, आधारहीन और बदनाम करने वाले हैं। मेरे कारोबार का पूरा हिसाब किताब सरकार के पास है। कोई भी इस बारे में जानकारी ले सकता है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं कि रॉबर्ट को अपना बचाव खुद ही करना पड़ रहा है। कांग्रेस से लेकर सरकार तक उनका बचाव करने में एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है। सरकार के तमाम आला मंत्री पहले ही वाड्रा के बचाव में उतर चुके हैं और अब बची खुची कसर जनाब वित्त मंत्री ने भी पूरी कर दी। चिदंबरम ने वाड्रा के खिलाफ किसी भी तरह की जांच की मांग को सिरे से खारिज कर दिया।
जब तक किसी के बदले में कुछ लेने देने अथवा भ्रष्टाचार के विशिष्ट आरोप सामने नहीं आते, मुझे नहीं लगता कि तब तक निजी सौदों की जांच केवल इस आधार पर की जा सकती है कि इसका इशारा किया गया है अथवा ऐसा आरोप लगाया गया है। जब बचाव की कमान खुद सरकार के हाथ में हो, तो भला ऐसे में वाड्रा का समर्थन करने वालों की कमी कैसे हो सकती है? वाड्रा पर लगाए गए तमाम आरोपों का एक सिरा डीएलएफ से भी जुड़ा हुआ है, और जब सरकार ने वाड्रा को क्लीन चिट दे दी, तो देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी भी अपने हिसाब किताब के तमाम आंकड़ों के साथ वाड्रा के बचाव में उतर आई। हम यह बताना चाहेंगे कि डीएलएफ के मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा या उनकी कंपनियों के साथ व्यापारिक संबंध व्यक्तिगत उद्यमी के नाते थे, और ये पूरी तरह से पारदर्शी है और दोनों पक्ष स्वतंत्र एवं बराबरी की स्थिति में थे। वाड्रा के साथ व्यावसायिक संबंध नैतिकता के मानकों पर खरे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के दामन पर लगे दाग और कितने गहरे हैं, इसका अंदाजा तो फिलहाल नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिस तरह सरकार एक सुर से वाड्रा बचाओ अभियान का नेतृत्व कर रही है, उससे उसकी संवेदनशीलता पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल किसी जासूसी धारावाहिक के सनसनीखेज निर्देशक की तरह उभर कर सामने आए हैं, जिनके खुलासों की अगली सीरीज पर सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो ऐसा लगता है जैसे किसी आपदा में घिर गई हो कांग्रेस पार्टी, और चूंकि कांग्रेस पार्टी आपदा में घिर गई हो, तो फिर जाहिर तौर पर आपदा प्रबंधन की एक टीम भी आएगी, और उस आपदा प्रबंधन की टीम में सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री हैं जो, और आपदा क्या है? रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप। रॉबर्ट वाड्रा पर अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि व्यावसायिक हितों को साधने के लिए डीएलएफ से उन्होंने लोन लिया, और डीएलएफ से लोन लेने के बाद वहां संपत्ति बनाई। दूसरा आरोप जो है, डीएलएफ का एक होटल है, हिल्टन होटल साकेत में है, उस साकेत के हिल्टन होटल में 50% स्टेक लेने के बारे में है। हालांकि डीएलएफ कहती है कि उसमें भी 35 करोड़ रुपया वाड्रा की कंपनी ने डीएलएफ को दिया, इस वजह से वो डील हुई, और सीधे सीधे डीएलएफ का कहना है कि उसने अनसिक्योर्ड लोन नहीं दिया उन्हें। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे आज, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विपिन धूलिया साहब, और हमारे आर्थिक मामलों के जानकार और इस स्टूडियो के बहुत ही पूर्व परिचित जो अतिथि हैं मनोज साहब, वो हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे प्रतीक रंजन जी, और इसके अलावा एक और अतिथि जुड़ेंगे जो अभी नहीं जुड़े हैं। जैसे वो जुड़ते हैं तो हम ये बताते हैं आपको कि वो कौन है, तब तक हम नाम उनका नहीं बता रहे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे विपिन धूलिया के पास। विपिन जी, ये रॉबर्ट वाड्रा पर जो एक सीधे सीधे आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने कि उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन लिया, जिसे कि डीएलएफ ने दिया। हम कई बार कई संस्करणों में, इस कार्यक्रम के कई पिछले संस्करणों में ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक व्यक्ति किसी को लोन देना चाहे और दूसरा व्यक्ति उस लोन को ले रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों हो रही है और किसे हो रही है। दूसरी बात एक और है, सरकार से अरविंद केजरीवाल ने ये मांग की थी कि जांच क्यों नहीं हो रही। पी चिदंबरम ने साफ साफ कहा कि जांच नहीं हो सकती, क्योंकि दो प्राइवेट लोगों के बीच में कोई डील हो रही है। जब तक स्पेसिफिक आरोप नहीं लगाए जाएंगे, तब तक सरकार उसे कैसे जांच के दायरे में ले आएगी। क्या मानना है आपका? क्या रॉबर्ट वाड्रा ने अगर 65 करोड़ रुपए लिए, तो वो क्या अनसिक्योर्ड लोन था या नहीं था, या उसे लेना चाहिए? दो व्यक्तियों के बीच की डील को इस तरीके से पॉपुलराइज करना चाहिए क्या? जी, एक बात बहुत साफ सी है कि रॉबर्ट वाड्रा चाहे तो जिस तरह से जितने मंत्री उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं कि वो 65 करोड़ आपदा प्रबंधन टीम के मेंबर हैं वो, मैं कहता हूँ। हाँ, जितने मंत्री और जितने सरकार के लोग और कांग्रेस के नेता उनके पक्ष में खड़े हुए हैं, अगर वो 65 नहीं, वो 10,000 करोड़ रुपए भी कहीं से इकट्ठा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके पीछे पूरी सरकार खड़ी है। और आपको मैं याद दिला दूं कि धीरू भाई अंबानी हों
या आपके बिरला हो, तमाम बड़े बड़े उद्योगपति जो है राज्यसभा के मेंबर हो, धीरू भाई अंबानी ने, लेकिन राज्यसभा के मेंबरशिप पाते रहे हैं, सरकार को मदद करते रहे हैं, विपक्ष को मदद करते रहे हैं और उससे लाभ उठाते रहे हैं। तो ये कोई आज नई बात नहीं है कि सरकार से उद्योगपति या पैसे वाले किसी तरह का लाभ उठा रहे हैं। इस देश का पूरा व्यवसाय करने का तरीका, पूरा व्यापार करने का तरीका ऐसा है कि उसमें कुछ न कुछ गैर कानूनी काम होते ही हैं। यहाँ के पूरे कायदे कानून ही कुछ ऐसे हैं और जिस तरह से पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ऊपर ब्यूरोक्रेसी से लेकर हर नेताओं तक, तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि डीएलएफ और वाड्रा के बीच जो डील हुई है उसमें अभी तक ये साबित नहीं हुआ है, इस तरह का कोई प्रमाण नहीं आया है कि वाड्रा ने डीएलएफ के लिए कुछ सरकार पर कोई दबाव बनाया या सरकार ने वाड्रा के कहने पर डीएलएफ को किसी तरह का फेवर दिया। ये अगर सामने आता है तो वाड्रा और डीएलएफ की डील के कुछ मायने होते हैं। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़े परिवार से जुड़े हुए होने के नाते, एक व्यापारी होने के नाते उन पर अगर कोई भी उंगली उठेगी और जिस तरह से कांग्रेस ने आकर एक ऑफेंसिव एक रवैया अपनाया है वाड्रा के डिफेंस में आकर, उसमें कई बार थोड़ा सा ये लगता है कि क्या इस सरकार को, क्या कांग्रेस पार्टी को इस तरह से बिहेव करना चाहिए था? क्या उनको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था इस मामले को, या वाड्रा को जवाब देने देते? तो ये कुल मिलाकर ये भी सच है कि वाड्रा पे अटैक ही इसलिए हो रहा है कि वो सोनिया गांधी के दामाद हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि वाड्रा के पक्ष में जिस तरह खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी और सरकार, वो मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने पहले ही उनको जो है सर्टिफिकेट दे दिया बिना किसी जांच के। अगर सरकार ये सोचती है कि आरोप गलत है तो सरकार जांच कर सकती है, और मैं नहीं मानता कि कोई केजरीवाल की डिमांड पर या किसी मोदी की डिमांड पर कोई अचानक जांच कर दी जाए, हर आरोप पर कोई जांच की जाए, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके लिए कई तरीके हैं। आप PIL डालिए और दूसरे तरीकों से पार्लियामेंट का सेशन आएगा, उसमें इस मुद्दे को उठा सकते हैं। तो ये जो है, ये कभी नहीं हो सकता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी नेता किसी मंच से कोई बात कहे और उसको जो है उस पर सरकार कोई जांच करे। और इसका कतई मतलब नहीं कि मैं रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट देने जा रहा हूं इस मामले में। हो सकता है घपले हों, आखिर वाड्रा को क्यों उन्होंने होटल में जो है 50% की पार्टनरशिप वाड्रा को मिली है, वाड्रा को उन्होंने फ्री लोन क्यों दिया, बिना इंटरेस्ट का लोन क्यों दिया, वाड्रा को सस्ती प्रॉपर्टी क्यों बेची गई, ये सब अपनी जगह है। लेकिन उन्होंने खैरात ही बांटी हो माना डीएलएफ ने। जब तक ये प्रमाणित नहीं होता कि वाड्रा के प्रभाव से डीएलएफ को कोई फायदा हुआ है, तब तक कोई मामला बनता नहीं। उदय जी जी, हमारे साथ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जुड़ गए हैं, विजेंद्र गुप्ता जी। हम चलते हैं विजेंद्र गुप्ता जी के पास और सीधे पूछते हैं, विपिन धूलिया के उठाए सवालों का जवाब उनसे लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजेंद्र गुप्ता जी इस कार्यक्रम में। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज? हाँ हाँ जी जी जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार। और सबसे पहला सवाल यही कि जब तक ये स्थापित नहीं हो जाए कि डीएलएफ को रॉबर्ट वाड्रा ने कोई फायदा पहुंचाया है, तब तक ये कैसे स्थापित हो पाएगा कि रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ में कोई ऐसी डील हुई है जिसका सिरा कहीं और जा रहा है? विजेंद्र गुप्ता जी। देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि पूरी कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और एक के बाद एक बड़े मामले, चाहे वो दिल्ली का कॉमनवेल्थ खेल हो जी, या फिर हम रॉबर्ट वाड्रा पर अगर सीमित रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी, मैं वही कह रहा हूँ, वही आ रहा हूँ जी। और उसके बाद चाहे वो कॉलगेट का मैटर हो, चाहे अभी वडेरा का मामला हो, जहां भी आप जो भी मामला उठाएंगे वहां साफ रूप से ये सामने दिखाई देगा कि या तो कांग्रेस के लोगों ने या कांग्रेस की सरकारों ने अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए जो बैठे लोग हैं, उन्होंने सरकार से और सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज किया है। जी। अब मुझे डिटेल तो नहीं मालूम है इस पूरे मामले की जी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर किसी भी मामले की गहराई में आप जाएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे। और अब स्थिति ये है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं है बल्कि कांग्रेस के आला नेता और उनके परिवार के लोग भी इन तमाम भ्रष्टाचारों में खुल करके उनके नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी हुआ क्या है जी, कॉलगेट के मामले में तो खुद सीएजी की रिपोर्ट ने सिद्ध कर दिया, 2G स्पेक्ट्रम में खुद सीएजी ने इस बात में रिपोर्ट दी, और CWG में भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो कमेटी बनाई थी। जी, विजेंद्र गुप्ता जी, सवाल ये उठता है, विजेंद्र गुप्ता जी, सवाल ये उठता है कि दो व्यक्तियों के बीच में कोई लोन को लेने और देने की बात हुई, एक व्यक्ति ने किसी को लोन दे दिया, तीसरे आदमी को क्या परेशानी है? मेरा कहना ये है कि हो सकता है कोई व्यक्तिगत मामला हो जी, मैं उसको
लेकिन चूंकि जिस परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उस परिवार का लाभ मिलना और उस लाभ के आधार पर आगे चीजें बढ़ना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, दिखाई दे रही है। और ये पहले इंस्टांस में ये सब चीजें सिद्ध होती हैं। जी विजेंद्र गुप्ता जी, हम फिर लौट के आएंगे आपके पास। हम चलते हैं प्रतीक के पास। प्रतीक, ये कैसे साबित होगा कि रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ को फायदा पहुंचाया? क्या फायदा लेने वाली कंपनी कागज पे नोटशीट पे लिखेगी कि हमें फलाने ने फायदा पहुंचाया? देखिए उदय जी, जिस तरह का कैसे ये साबित डील हुआ है, डीएलएफ का मामला है। डीएलएफ एक निजी कंपनी है और रॉबर्ट वाड्रा भी एक निजी व्यक्ति हैं, जिसका जिक्र आज पी चिदम्बरम ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी किया था कि जो दो निजी व्यक्तियों के बीच की कोई लेन देन होता है तो सरकार उसमें अगर कोई आरोप लगा दे तो सरकार का ये काम नहीं है कि इस तरह का आरोप सामने आया और सरकार उस पर एक जांच बिठा दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा एक निजी व्यक्ति है, कांग्रेस की नजर में हुए आम आदमी है, तो एक आम आदमी के पीछे कांग्रेस और पूरी सरकार ये सफाई देने में जो जुट गई है। आज चिदम्बरम साहब ने जिस तरह वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने सफाई दी। परसों आपको याद होगा सलमान खुर्शीद देश के कानून मंत्री हैं, उसने जिस लहजे से उन्होंने अपनी सफाई पेश की, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं सोनिया गांधी के लिए और उनके परिवार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तो आप समझ सकते हैं कि देश के कानून मंत्री, और वजह भी साफ है कि आरोप लगा है देश के सर्वोच्च सत्ता चलाने वाली की महिला के दामाद पर। तो कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर अभी वो भले फ्रंट फुट पर दिख रही है, लेकिन बीजेपी भी इस मसले को नहीं इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। बीजेपी के कई नेताओं का बयान भी सामने आया है कि जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, इस मसले को संसद में भी उठाया जाएगा। लेकिन मामला वही होता है कि चूंकि एक निजी कंपनी और एक निजी व्यक्ति के बीच का मामला है और किसी ने आरोप लगा दिया, तो ये सरकार को इसकी जांच करवाना, ये सरकार कानूनी रूप से ये सरकार बाध्य नहीं है। जी मनोहर मनोज जी, आपकी तरफ मुखातिब हूं और आपने सुना पक्ष और विपक्ष दोनों आर्गुमेंट सुने। सवाल यही है कि एक व्यक्ति ने किसी कंपनी ने लोन देना स्वीकार किया, उसने लोन दे दिया, जायज है या नहीं, लोन दे सकता है या नहीं, और दो व्यक्तियों के बीच में, प्राइवेट पार्टीज के बीच में लोन का आदान प्रदान हुआ, क्या इस पर सरकार को जांच करानी चाहिए? एक मसला तो सीधे सीधे ये है। दूसरा मसला ये है जिसे बिपिन धूलिया ने उठाया है कि जब तक ये साबित नहीं हो जाए कि रॉबर्ट वाड्रा की वजह से डीएलएफ को फायदा हुआ है, तब तक हम ये कैसे मान लें कि रॉबर्ट वाड्रा को फेवर किया गया है, उनको जो पैसे दिए गए हैं, उनको जो लोन दिया गया है, वो किसी तरीके से फेवर करने का कृत्य है। मनोहर मनोज, जिस तरीके से ये मामला उठा है और जिन परिवारों से ये मामला जुड़ा है, तो राजनीतिक दलों के जो बयान होंगे वो बड़े ही एक्सपेक्टेड लाइन पर होंगे जी। कोई राजनीतिक जो विपक्ष के जो होंगे वो सीधे सीधे हमले करेंगे, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बिना बुलाए ही पहले से ही वो सेवा में तत्पर हो उठे हैं, जैसा कि आपकी रिपोर्टों में बताया गया जी। तो दिक्कत ये है कि सारी मीडियाबाजी और सारी कानूनबाजी सब सो कॉल्ड सबूतों के आधार पर चलती है, जबकि सारी व्यवस्था का नजारा दिखता है कि इस व्यवस्था में कहां पर विरूपता है, कहां विसंगति है, और उन चीजों को लेकर सारी बातें हो रही हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से सवाल को बड़े तकनीकी तौर पे उठाया है कि दो निजी पार्टियों के बीच लेन देन का मामला और उनके आपस कारोबारी रिश्तों का मामला, तो मैं भी यही बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल यदि डीएलएफ कंपनी के शेयर धारक होते तो उनके आरोप का एक आधार बनता। वह एक सनसनीखेज तरीके से राजनीति के मैदान पर उतरे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कहां भ्रष्टाचार को लेकर के लड़ाई हो रही थी और उसमें उन्होंने जो है राजनीति का वो राह अपना लिया, और उनके जो बाद में जो बयानात जो थे वो राजनीतिक दल की तरह आने लगे। तो चले थे हरिभजन को लोटन लगे कपास, अब वो सीधे सीधे शॉर्टकट और प्रचार पाने की वो तमाम जो है हटकंडे अपना रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस देश में भ्रष्टाचार इतनी बड़ी समस्या है, और कांग्रेस पार्टी ज्यादातर समय इस देश की शासक रही है, उसे देश के तमाम चीजों को बिगाड़ करके, तमाम गंदगियां पैदा करके इस देश में इस व्यवस्था को, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, समाज व्यवस्था हो, चलाने का काम किया है।
फंडामेंटल सुधारों से, चाहे वो पॉलिटिकल रिफॉर्म हो या इकोनॉमिक रिफॉर्म हो। हालांकि इकोनॉमिक रिफॉर्म को सो कॉल्ड तरीके से मल्टीनेशनल को बुला करके ग्लोबलाइजेशन के जरिए अमली जामा जरूर पहनाया गया, लेकिन वो फंडामेंटल रिफॉर्म कभी लाने का काम नहीं किया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इस भ्रष्टाचार जो इस देश की इतनी बड़ी समस्या है, क्या ये रॉबर्ट वड्रा जैसे सनसनीखेज मामले को उठा करके क्या भ्रष्टाचार पर सही में एक राष्ट्रीय महाबहस या ये इसको लेकर के एक राष्ट्रीय महासंकल्प लाया जा सकता है क्या? भ्रष्टाचार एक पहाड़ की तरह है और उस पहाड़ की खुदाई और उसमें रॉबर्ट वड्रा जैसा चूहिया निकले तो मुझे नहीं लगता इससे देश का कोई बहुत फायदा होगा। हो सकता है 2-4 दिनों तक मीडिया के लिए एक अच्छी सुर्खियां बन जाएंगी और राजनीतिक दलों के लिए आरोप प्रत्यारोप का मसाला बन जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2G स्कैम पर जब सीधे सीधे आरोप लगाया बड़े आत्मविश्वास के साथ कि सोनिया गांधी ने 2G के करप्शन का, किकबैक का 30% सबसे ज्यादा शेयर सोनिया गांधी ने प्राप्त किया है और उसे मकाओ में किसी खाते में जमा कराया है। जब उनसे ये पूछा गया कि आप इसका डिटेल दें तो उन्होंने कहा कि मैं इसको सही वक्त पर निकालूंगा। अरविंद केजरीवाल जिस धर्रे पर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो बड़ा निराशाजनक है। इस देश में एक भ्रष्टाचार जो वर्षों से एक समस्या बनी हुई थी, उसको लेकर के देश में एक बौद्धिक जागरण का माहौल बना था और उसने रातों रात जो है राजनीतिक माहौल में बदल दिया। मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि भ्रष्टाचार को लेकर उनके पास कोई व्यापक समझ नहीं है। वो एक राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उसमें एक मसाला उन्हें यह मिला है। आज बीजेपी खुश हो सकती है कि उनके धुर विरोधी के दामाद पर यह आरोप अरविंद केजरीवाल ने निकाला है। 2-4 दिन के बाद वो बीजेपी के किसी नेता पर जरूर इस तरीके का जो है अपना ऑपरेशन जरूर लोगों के सामने पेश करेंगे। तो कुल मिला जुला करके वो एक राजनीति में अपनी राह चुनना चाहते हैं और मीडिया भी बनी बनाई लीक पर इन चीजों को बढ़ाना चाहता है। वो जो परमानेंट और स्थायी मुद्दे हैं इस देश और समाज के या अर्थव्यवस्था के या हमारी संपूर्ण व्यवस्था को लेकर के, उसको लेकर के कभी सार्थक, संपूर्ण और समीचीन बहस नहीं होती है। कुछ खबरों के आधार पर सारी व्याख्याएं होती हैं। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो इस देश में करप्शन की मास्टर रही है, उनके लिए 300-400-500 करोड़ का जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आ चुका है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और कहीं हम जा भी नहीं रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी के पास जाएंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, अरविंद केजरीवाल जो एक जासूसी धारावाहिक की तरीके से जो व्यवहार कर रहे हैं, कि जासूसी धारावाहिक के निदेशक की तरीके से, कि आज पूरा खुलासा नहीं हुआ, कल और खुलासा करूंगा, परसों और खुलासा करूंगा, क्या इस खुलासे से, इस तरीके के क्रियाकलाप से, जैसा मनोहर मनोज जी ने बताया, क्या भ्रष्टाचार पर व्यापक बहस की संभावना है? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में जो एक आंदोलन देश में स्थापित होने का एक संकल्प या कदम उठाया गया था, उसका एक निराशाजनक पटाक्षेप की तरफ ये बढ़ रहा है जी। जिस तरह से, और मैं विशेष किसी मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने पूरे हर मौके पर व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हर कदम पर उसको सिचुएशन को अपने पक्ष में एक्सप्लॉइट किया है जी, वो लोगों को निराश करता है जी। और उसकी पराकाष्ठा ये हुई कि आज अन्ना हजारे भी उनको छोड़ करके वापस चले गए जी। और उन्होंने भी, और उनके साथ किरण बेदी हों और बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्होंने इस आंदोलन के साथ इसलिए जुड़े थे कि वो एक आमूलचूल परिवर्तन इस व्यवस्था में करने की बात करते थे। लेकिन आज स्थिति ये बन गई है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। तो इस पूरे प्रकरण का अगर कोई एक व्यक्ति दोषी है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और वो जिस तरह से सस्ती लोकप्रियता हासिल की है, जब आप एपिसोड की बात करते हैं जासूसी धारावाहिक की जी, तो मुझे लगता है कि अब वो एक सस्ती लोकप्रियता की तरफ बढ़ रहे हैं जी। वो किसी संस्था, किसी विचार, किसी मुकाम पर पहुंचने का विषय नहीं है, आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन का विषय नहीं है, बल्कि अपने आप को मीडिया में फोकस रखने की एक दुस्साहस है जी। और ये कितने दिन ऐसे चलेगा जी। मुझे लगता है कि बड़े बड़े मुद्दे भी इस तरीके से गौण हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं जी। और जो उन मुद्दों की एक गहराई है उस पर इसका असर पड़ रहा है जी। क्योंकि आज
आप एक संस्था नहीं, एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए येन केन पराक्रम कार्य कर रहे हैं जी। और उसमें रोज एक नई अलग तरह की बात कहना, फिर एक नई बात कहना, पिछली बात को छोड़ना, नई बात को पकड़ना, और फिर जिस बात को लेकर के आप चलने की बात करते थे उसको भी कहीं, वो भी कहीं नजर ना आना। तो ये सारा जी हम आपके पास लौट के आएंगे आपके पास ब्रजेंद्र गुप्ता जी, और थोड़ी सी चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा ने हिंदुस्तान को बनाना रिपब्लिक कैसे कहा और बनाना रिपब्लिक में मैंगो पीपुल का क्या रेफरेंस दिया। और आइए अब ये भी देख लेते हैं कि टीम केजरीवाल ने किस तरह रॉबर्ट वाड्रा और उनकी आड़ में सरकार पर हमला बोला। वडेरा जी ने 2007 से 2010 के बीच में 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ की प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी हैं। उनको डीएलएफ ने 65 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। क्यों दिया? डीएलएफ को इससे क्या फायदा हुआ? लेकिन और ज्यादा मजे की बात यह है कि डीएलएफ ने उनको 65 करोड़ का लोन दिया और उस 65 करोड़ से उन्होंने डीएलएफ की ही प्रॉपर्टीज खरीदी। अच्छा, बहुत सारी, और वो भी डीएलएफ की प्रॉपर्टीज उन्होंने डीएलएफ ने सस्ते में दे दी। क्या डीएलएफ इनको इतनी सारी सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टियां इसलिए दे रहा है कि ये डीएलएफ को तरह तरह के फायदे पहुंचा रहे हैं कांग्रेस सरकार के थ्रू, हरियाणा सरकार के थ्रू, दिल्ली सरकार के थ्रू, और इसकी तहकीकात कौन करेगा? इसमें क्या बहुत सारा काला धन लगाया गया है इन प्रॉपर्टियों को खरीदने में कि आपने 62 करोड़ में 300 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद ली? तो इसमें ऑब्वियस है कुछ तो खैर डीएलएफ ने इनको दे दी कौड़ियों के दाम पर, बाकी जो प्रॉपर्टीज बीकानेर वगैरह में खरीदी हैं उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। आंखों के नीचे ये क्या चल रहा? सोनिया गांधी के दामाद हैं तो कुछ भी करेंगे। एक कंपनी से 62 करोड़ रुपया बिना सूद के, बिना सिक्योरिटी के लेके, और उसी कंपनी से भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और कई स्टेट्स में बहुत सैकड़ों एकड़ प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो इनकी कंपनी के खुद बैलेंस शीट्स में लिखी हुई है, और सारा गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो ताज्जुब की बात है, देश में हो क्या रहा है और इसकी जांच नहीं होगी, देश लूटता जाएगा क्या? बिपिन जी, सबसे पहला सवाल आपसे, और आपने चूंकि देखा, ये बाइट्स देखी, किस तरीके से रिएक्शन है, अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे थे, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है? नहीं, देखिए उदय जी, एक बहुत चीजें स्पष्ट मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि केजरीवाल पर ये एलिगेशन लगाना कि उन्होंने राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाल ली है जी। तो केजरीवाल भी एक सिटीजन है इस कंट्री के, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, वो तो बात ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों की जो प्राइवेट डील पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल उठाए उस पर है। देखिए, ये जो मुझको लग रहा है पूरा कि अगर केजरीवाल जो मुद्दे उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस भ्रष्ट तंत्र पर मेरे ख्याल से हमला हो रहा है। अन्यथा जो है इतने बड़े पैमाने पर जो है मंत्रियों का जो है उसके बचाव में आना रॉबर्ट वाड्रा का, तो एक चीज ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात कि रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरह से जवाब दिया कि ये मैंगो पीपल है और बनाना स्टेट है, तो ये मुझे लग रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को अपनी सफाई में आना चाहिए था। अगर पूरी गवर्नमेंट उनकी सफाई में आ रही है, अगर गवर्नमेंट सफाई नहीं दे रही होती तो हम कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा का मन है वो सफाई दे न दे, जांच होती है तो हो, जांच न हो तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो उद्योगपति और जो पॉलिटिशियंस की नेक्सस है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सवाल इसी बात का बिपिन धूलिया, जिस तरफ इशारा कर रहे थे मनोज जी, ज्यादा बड़ा सवाल है वो कि ये जो नेक्सस है, उस नेक्सस पे बहस हो,
उस नेक्सस पर बहस हो के इस तरीके के लोगों को एक्सपोज अगर करें अरविंद केजरीवाल तो बात समझ में आती है। मैं थोड़ा सा इंटरवेन करूंगा जी। इस देश में हजारों लोग हैं जो बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में उनकी एसेट जो है 10 गुनी 100 गुनी और कई गुनी बढ़ चुकी है जी। सत्यम के राजू पर भी यही मामला चल रहा है जी। 2008 में। और तो अरविंद केजरीवाल अगर सचमुच इस देश के सेवक हैं और भ्रष्टाचार पर कुछ काम करना चाहते हैं और वो बड़े ही आईटी सेवी आदमी हैं तो इस देश में वो सारे लोगों की उन्हें फहरिस्त निकालनी चाहिए थी जी। उन्होंने खास तौर पे एक पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष और एक रिलेशन विशेष पर इसलिए हमला बोला कि उन्हें सस्ती लोकप्रियता मिल सके। और जहां तक एक नागरिक है तो तमाम नागरिक है, कितने की आवाज मीडिया देता है? केजरीवाल की आवाज को मीडिया दे रहा है इसीलिए कि केजरीवाल ने मीडिया में आंदोलन के जरिए अपनी पहचान बना ली है और वो एक नेता बन चुके हैं। तो इस आधार पर हमें कभी व्यक्ति केंद्रित ये चीजों को नहीं करना चाहिए। और भी है इसमें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग जुड़े हैं उन्होंने जिस तरह से गडकरी पर हमला किया, फिर वाड्रा पर हमला किया, तो उन्होंने मेरे ख्याल से केजरीवाल को इस तरह से कि केजरीवाल के पर कोई करप्शन का चार्जेस नहीं है और केजरीवाल कहीं सिंबल ढूंढ रहे हैं कि वो ये नहीं, ये जनरलाइज बात हो जाती है कि देश में पूरा केजरीवाल की तरह इस देश में करोड़ों लोग ईमानदार हैं और उनसे ज्यादा जानकार हैं और भ्रष्टाचार पर उनकी समझ बड़ी ही छोटी समझ है। वो जन लोकपाल के अलावा भ्रष्टाचार के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि इस देश की रूरल आबादी को और देश के समाज को वो थोड़ा सा समझते जानते होंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं, आईआरएस में रहे हैं, स्मार्ट आदमी हैं और वो महत्वाकांक्षा में आकर के तमाम चीजें कर रहे हैं। बिजली वाले मामले में उन्होंने श्रेय लिया, इसमें बीजेपी की गलती है। इतने बड़े मुद्दे पर उन्होंने बड़े स्मार्ट तरीके से वो श्रेय उन्होंने ले लिया और वो पार्टी देखती रह गई। उसमें मैं उन्हें श्रेय देना चाहूंगा कि एक जन समस्या पर वो उन्होंने एक बड़ी तेज पहल की, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो उनके बातों में और उनकी रणनीति में बिल्कुल खोट नजर आता है। और रह गया कांग्रेस पार्टी के, जो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस पार्टी के तमाम सिपाही उनकी रक्षा में खड़े हो गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी के साथ विडंबना यह है कि वहां बादशाह, बेगम और बाकी सब गुलाम होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में लॉयल देन द किंग की संख्या बहुत ज्यादा है और चूंकि उनका बढेरा का नाम आ गया है तो तमाम कांग्रेसी नेताओं को चूंकि अपने अगले मंत्री पद के विस्तार में अपनी सीटें बचानी है या मंत्री पद पाना है तो वो एक्टिविज्म तो दिखाएंगे। और यही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कांग्रेस पार्टी में परफॉर्मेंस का कि आप किंग के कितने लॉयल हैं। और यही इस देश की पूरी राजनीति की विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है ये बीमारी कम है, लेकिन बीमारी वहां भी खूब है। अदरवाइज वहां भी तमाम चीजें बड़े पारदर्शी तरीके से होती और समाज और देश के व्यापक हित में रख करके देश के राजनीतिक दल चलते। लेकिन देश के राजनीतिक दल बिल्कुल मठाधीश की तरह चलते हैं और जो छोटी पार्टियां हैं वो तो बिल्कुल एक परिवार के साए में चलती हैं। लेकिन बड़ी पार्टियों में मठाधीशी संस्कृति बिल्कुल दिखाई दे रही है। और रह गया देश में तमाम सुधारों का, तो उसके लिए एक अलग बहस की जा सकती है। एक रॉबर्ट वढेरा या और कोई चीजों को लेकर के जो है इस देश में एक संपूर्ण बहस नहीं की जा सकती। कौन करेगा बहस? अगर केजरीवाल नहीं, बहस तो ठीक है, लेकिन विपिन जी आप ही ने इस बात को कहा था कि अगर रॉबर्ट वाड्रा चाहते तो रॉबर्ट वाड्रा 1000 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर सकते थे, क्योंकि उनके पीछे इतने मंत्रियों का बैकअप है। सवाल इस बात का है विपिन जी, सवाल इस बात का है कि छोटे छोटे मुद्दों से, जो कि विजेंद्र गुप्ता जी ने भी कहा, छोटे छोटे मुद्दों से क्या हम बड़े मुद्दों से हम कहीं दिग्भ्रमित तो नहीं हो रहे? ये भ्रष्टाचार के सिंबल्स हैं उदय जी, इस सिंबल्स पे चोट हो रही है और इससे तिलमिला रहे हैं पूरा जो हमारा तंत्र है, जो भ्रष्ट तंत्र, लोकतंत्र जिसमें हम कहते हैं। और भ्रष्टाचार में जिस तरह से नेता डूबे हुए हैं, कभी गडकरी पे एक एलिगेशन लगता है तो कहते हैं कि कांग्रेस की बी टीम है केजरीवाल। जब कांग्रेस के नेताओं पर हमला होता है तो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की बी टीम है। तो दो बड़ी पार्टियां बिल्कुल भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई हैं और जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां से भी आवाज उठती है कि उसे दबाने की कोशिश करेंगे। मैं केजरीवाल को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन केजरीवाल एक छोटी सी आवाज में कहता हूं, मैं नहीं कहता कि वो गांधी है इस देश के और वो देश में पूरा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन जहां जहां से भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुहिम शुरू होती है, इन दोनों पार्टियों का एक ही नजरिया होता है कि किस तरह से उस आवाज को दबाया जाए। चलिए ब्रेक लेने का वक्त आ गया है विपिन जी। हम जब लौटेंगे तो हम चलेंगे विजेंद्र गुप्ता जी के पास और विजेंद्र गुप्ता जी से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल ने बिजली के मामले में भारतीय जनता पार्टी के इशू को किडनैप कर लिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा।
पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस खास कार्यक्रम न्यूज लाइन में। न्यूज लाइन में ब्रेक के पहले जाने से पहले हम बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल और रॉबर्ट वाड्रा के संदर्भ में। ब्रेक से वापस आने के बाद हम बात करेंगे टीम केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बारे में। टीम केजरीवाल बिजली पथ पर आगे बढ़ चुकी है। जी हां, कहने को तो ये बिजली की दरों में बढ़ोतरी का मुद्दा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसी को आधार बनाकर टीम केजरीवाल आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने का मन बना चुकी है और कम से कम पहली नजर में वो इसमें सफल होते भी दिखाई दे रहे हैं। सर पर गांधी टोपी, हाथों में काले झंडे और ये जन समर्थन, ये तस्वीरें बताती हैं कि सियासी डगर पर आगे बढ़ने का ऐलान कर चुके टीम केजरीवाल ने बिजली की बढ़ी हुई दरों के तौर पर एक बेहद अहम मुद्दे को अपना लिया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य जब दिल्ली के मालवीय नगर के DERC ऑफिस पहुंचे तो उनके साथ आम लोगों का भारी हुजूम भी था, जो बिजली कंपनियों की मनमानी के खिलाफ कभी नारेबाजी, कभी हंगामे और कभी बिजली की बिलों को जलाकर अपना विरोध जता रहा था। एक आम आदमी की पीड़ा, गरीब लोगों का 15-15 हजार रुपए का बिल आ रहा है। एक आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। आम लोग हैं, हमें ना बीजेपी से कुछ लेना देना है, ना कांग्रेस से कुछ लेना देना है। हम तो दुखी लोग हैं, इस दिल्ली के, इस देश के लोग हैं। एक तरफ शीला दीक्षित सरकार पूरी तरह से बिजली कंपनियों के साथ मिली है, यह साफ जाहिर हो गया है। और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन शीला दीक्षित के और बिजली कंपनियों का एजेंट बन गया है। महंगाई का सीधा सरोकार आम आदमी की जेब से होता है। कमर तोड़ महंगाई ने पहले ही उसका जीना दूभर कर दिया है। शायद यही वजह है कि टीम केजरीवाल को इस मुद्दे पर आम लोगों का भरपूर समर्थन हासिल है। दिल्ली की शीला सरकार की इससे फजीहत तो हो ही रही है, लेकिन जरा बीजेपी की बेबसी तो देखिए कि प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भी वो टीम केजरीवाल का समर्थन करने को मजबूर दिखाई देती है। दिल्ली सरकार के आग्रह पर जब DERC ने बिजली के टैरिफ स्लैब पर सुनवाई के लिए बैठक बुलाई तो टीम केजरीवाल के साथ वहां बीजेपी के नेताओं का भी जुटान हुआ और वो केजरीवाल से सहमत भी दिखे। हमने पीडी सुधाकर जी का घेराव कर रखा और हमने उनको कहा कि या तो बिजली के दाम कम करो, दूसरा रीटेंडर कर दो, नई कंपनियां आए, नए प्लेयर्स आए और वे कंपटीशन के अंदर जैसे मोबाइल के रेट कम हो रहे हैं, उसी तरीके से बिजली के रेट भी कंपटीशन में कम होंगे। दूसरा हमने उनको कहा कि हमको इन कंपनियों के खाते उपलब्ध कराए जाएं ताकि उनमें जो ह्यूज प्रॉफिट है वो दिखाई दे, किंतु DERC शीला दीक्षित और बिजली कंपनियों के हाथों के अंदर खेल रही है। राजनीति की राह पकड़ चुके केजरीवाल इस पर कितना आगे बढ़ पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि बढ़ी हुई बिजली दरों के रूप में उन्होंने आम मतदाता की नस पकड़ने की भरपूर कोशिश की है और कम से कम पहले राउंड में वो अन्य विपक्षी दलों की तुलना में बढ़त पर भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बढ़त को कितना बरकरार रख पाते हैं इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चलते हैं विजेंद्र गुप्ता जी के पास। विजेंद्र गुप्ता जी, आपने देखा आपके पार्टी के एक नेता अरविंद केजरीवाल के भी साथ थे। क्या बिजली के मामले में आपकी पार्टी से जो इशू था उसको अरविंद केजरीवाल ने हाईजैक कर लिया? जो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए था आपने नहीं लिया और अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे खंबे पर चढ़कर और बिजली जोड़ रहे हैं। जी विजेंद्र गुप्ता जी।
हाँ, मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि आप देखिए, एक तरफ अन्ना जी का इतना बड़ा एक सैद्धांतिक आंदोलन था और एक तरफ आप खंबे पे चढ़कर तार जोड़ने और काटने की बात कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आप किस प्रकार के तरीके अपना रहे हैं और लोगों का कितना भला कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि बिजली के दाम तो बढ़े थे जून में जी, और हम लोग इस लड़ाई को पिछले 2-2.5 साल से लड़ रहे हैं। मेरे ऊपर खुद मुख्यमंत्री ने मुकदमा दर्ज करवा दिया जी, उसकी सुनवाई हो रही है। अभी पीछे जब जज साहब ने बोला कि सुलह कर लीजिए, हमने इनकार कर दिया। बिजली के मामले पर मानहानि का दावा मुझ पर हुआ है जी, क्योंकि जब हमने ये बोला कि बिजली कंपनियों के साथ मुख्यमंत्री की सरकार जो है पूरी तरह से मिली भगत है जी, जब हमने इस बात को कहा तो मुकदमा हमारे ऊपर डाल दिया गया। यानी कि ये बात 2-2.5 साल से चल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से, बाकी सब इन लोगों से जी, कि 1 जुलाई इनको क्या मालूम है बिजली के दाम कब बढ़े हैं? नहीं, सवाल इसका नहीं है विजेंद्र गुप्ता जी, से नया टैरिफ विजेंद्र गुप्ता जी, सवाल इसका नहीं है। और अगस्त 2010 विजेंद्र गुप्ता जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सवाल इसका नहीं है। सवाल ये है कि उनके साथ हुजूम है, हम लगातार और वो हुजूम के सामने बिजली के खंभे पर चढ़ के बिजली जोड़ रहे हैं। सवाल इसका है। हम जानते हैं कि आप पे मुकदमा चल रहा है, चलिए, लेकिन वो बात नहीं है। विजेंद्र गुप्ता जी, आपसे निवेदन है कि हमारी भी बात सुन ले, हमारी भी बात सुन ले। विजेंद्र गुप्ता जी, आपसे निवेदन है कि हमारी भी बात सुने। विजेंद्र गुप्ता जी, हमारी भी बात सुने। विजेंद्र गुप्ता जी, हमारी बात सुने। सवाल इसी बात का है। हमने आपसे स्पष्ट प्रश्न किया कि क्या आपका इशू अरविंद केजरीवाल ने हाईजैक कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा बिल्कुल कि अरविंद केजरीवाल के साथ हुजूम चल रहा है। मुझे लगता है आपकी चर्चा बेमानी है। अच्छा, क्योंकि 1 घंटे से आपके चैनल पर एक ही नाम की चर्चा हो रही है जी। अरे आप मुद्दों पर चर्चा कीजिए। नहीं तो एक पिछले, हम यहाँ पर, मैं इसलिए नहीं बैठा। नहीं, आप भी बैठे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि एक ही नाम पर चर्चा हो रही है? ये आप ही करिए। चर्चा आपकी भी हो रही है, मैं आपको चर्चा आपकी हो रही है विजेंद्र गुप्ता जी, चर्चा आपकी भी हो रही है, आप भी दिख रहे हैं। और अगर ये पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए कि अगर ये पूछा जाए विजेंद्र गुप्ता जी कि आपके पार्टी के इशू को उन्होंने हाईजैक कर लिया, तो क्या आप सोचते हैं? ये कर दिया, क्या हो रहा है? ये चर्चा है, बिल्कुल चर्चा है। चर्चा करिए। चर्चा ही तो हो रही है। मेरी बात सुनिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। अरे इसके पहले चर्चा नहीं हो रही थी तो क्या हरि कीर्तन हो रहा था? चर्चा तो हो ही रही है। मैं भी यही कह रहा हूँ जी। जब चर्चा हो रही है, चर्चा में ही आपने इतने महत्वपूर्ण, आपने चर्चा में ही, आपने इसी चर्चा में इतना महत्वपूर्ण बात कहा कि अन्ना हजारे यहाँ से चले गए और ये दिग्भ्रमित हो रहा है। आपने इसी चर्चा में कहा। मुद्दों वो चर्चा का ही अंश था जिसमें आपने बोलने नहीं दे रहे मुझे। नहीं, आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। उसी चर्चा के तहत ये बात आई। आपने इतनी महत्वपूर्ण बात कही कि अन्ना हजारे ने जवाब देने दीजिए। अन्ना हजारे ने ये जो जवाब आपको पसंद नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है आप वक्ता को बोलने नहीं देंगे। नहीं, हम तो बोलने दे रहे हैं आपको। आप हम पे गलत आरोप, आप हम पे गलत आरोप लगा रहे हैं चैनल पर, इसलिए बहुत जरूरी है। कोई आरोप नहीं गलत लगा रहा जी। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ जी। आपकी चर्चा बहुत बढ़िया चर्चा है जी, लेकिन जब वो एक व्यक्ति पर आके टिक जाती है तब वो चर्चा शायद भटक जाती है। मेरा इतना अनुरोध है जी, मेरा अनुरोध। आप किसी एक व्यक्ति को इतना तूल मत दीजिए। यही बात तो हम कह रहे हैं। मैं आपको मैं अपनी बात को आगे कहना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ जी। ठीक है जी, बताएं। देखिए, ये एक आंदोलन है और सिर्फ बिजली एक विषय नहीं है, पानी भी एक विषय है। देश में बढ़ती हुई महंगाई एक विषय है। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हर खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार हर मोर्चे पर विफल है जी। आज आम आदमी की एलपीजी पर अभी इन्होंने सब्सिडी विड्रॉ कर ली जी। तो सवाल ये है कि जब एक संघर्ष है भ्रष्टाचार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, और इन दोनों मुद्दों पर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि आज, अगर आपको ध्यान में हो तो हम पीडी सुधाकर को हम लोग मिले थे, भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन मिला था जाकर के, और वो आज नहीं मिला था,
वो 4 महीने 3 महीने पहले मिला था, तब हमने सारे सवाल खड़े किए थे जी कि बिजली के दाम आप ये वापस लीजिए, और उसको लेकर के हमने बहुत सारा होमवर्क किया जिस पर हम एक्शन कर रहे हैं जी। लेकिन अचानक कोई एक मुद्दा पकड़े, फिर दूसरे मुद्दे पे जाए, फिर वडेरा पे चला जाए, फिर वो मध्य प्रदेश पहुंच जाए, फिर वो अन्ना जी उनसे हाथ जोड़ ले। ये क्या हो रहा है ब्रजेंद्र गुप्ता जी? आखिर ब्रजेंद्र गुप्ता जी, मेरी बात सुन ले। ब्रजेंद्र गुप्ता जी, मेरी बात सुन ले। अब आपने कह दिया भारतीय जनता पार्टी ने, आप बहुत प्रतिष्ठित, बिजली का विषय, बहुत प्रतिष्ठित नेता हैं, आपके प्रति पूरा सम्मान है। उस सम्मान के तहत ही एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सरकार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं बिजली के दाम पर, हम चर्चा कर रहे हैं मुद्दों पर कर रहा हूं। मैं चर्चा कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल के बिजली जोड़ने के अभियान पर। आप महंगाई पर करें, कृपया सुन ले ब्रजेंद्र गुप्ता जी, हम चर्चा कर रहे हैं। हमने अपने कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया, मेरा दायित्व है। हमने अपने कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया, आपने लिया। हमने अपने कार्यक्रम में न तो मध्य प्रदेश का नाम लिया और न ही हमने अन्ना हजारे का नाम लिया, आपने लिया। तो इसलिए अगर एक विषय पर और आपने बड़ी गंभीर बात उठाई, देखिए आप बहुत गंभीर बात उठाई आपने कि एक बहुत गंभीर आंदोलन था, उस आंदोलन का विषयांतर हो गया। आपने बहुत अच्छी बात कही और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जी कि एक आंदोलन, जी हम लोग लगातार हम सड़क पर है जी, और ये आंदोलन को मुकाम तक भी भारतीय जनता पार्टी पहुंचाएगी जी। ये इस तरह की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कभी बीजेपी को कह दिया, कभी कांग्रेस को कह दिया, वो साफ दिखाई देता है कि अपना उल्लू सीधा करो जी। तो ठीक है, यही बात और कुछ नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल यही बात कही है, प्रपंच करने की बात कही है आपकी महत्वाकांक्षा की सार्थक आंदोलन की तरफ चीज नहीं बढ़ रही जी। और मैं किसी को क्रिटिसाइज भी सीधे तौर पर नहीं करना चाहता, मैं किसी को हतोत्साहित भी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि कोई कैसे भी है, हमारे आंदोलन में अगर उसका सहयोग किसी भी तरह से मिल रहा है तो अच्छी बात है। अल्टीमेटली एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी एक सोच और संघर्ष के साथ आगे बढ़ी है और इसको मुकाम तक पहुंचाएगी, ये मैं आपको वचन देता हूँ। नहीं, ये तो बिल्कुल पते की बात है। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी उसे अंजाम तक पहुंचाएगी, ये बड़ी अच्छी बात है। जनता को भी यही उम्मीद है आपसे कि आप अंजाम तक पहुंचाए। मेरा प्रश्न सिर्फ एक था कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा उठाया, जो आप कह रहे हैं कि पिछले 4 महीनों से हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे थे और सुधाकर से मिले, क्या उसको अरविंद केजरीवाल ने हाईजैक कर लिया? ये क्या प्रश्न अपने आप में नहीं पूछा जाना चाहिए? मैं नहीं समझता। मैं इसको मानने को तैयार इसलिए नहीं हूँ जी कि हम लगातार मुद्दों पर संघर्ष करते हैं जी, और उसमें समय समय पर लोग अपना सहयोग किसी न किसी रूप में करते हैं जी। अगर कोई और लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है जी। अगर वो भी अपनी बात कह रहे हैं तो वो कहे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छी बात है, अगर वो भी जनता के बारे में अच्छी बात है, वो कहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सतत और संघर्ष करने वाला एक वैचारिक दृष्टिकोण से लोगों के हित में बिजली के विषय हो चाहे वो डीजल का हो, हमारा संघर्ष जारी है और हमने इस तमाम मुद्दों पर एक प्रतिष्ठा के साथ कि हमको इनको एक मुकाम तक पहुंचाना है, ये हमारा संकल्प है। बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत सकारात्मक बात की अभी कि ये संघर्ष है और संघर्ष चलता रहेगा। आपने संघर्ष की शुरुआत की, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो भी चाहे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने ये इसी संदर्भ में आपसे मैं ये डिस्कस कर रहा था और आपने एक और बात बहुत अच्छी कही थी जो कि बाद में आप विषयांतर हो गए। आपने कहा कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो एक खास मकसद से शुरू हुआ था, भ्रष्टाचार जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अन्ना हजारे का आंदोलन था, उसका विषयांतर हो गया है। ये ठीक बात है। इसमें इतना ये कि न तो हम मध्य प्रदेश का हमने चर्चा किया, आपने अपने नाम से पता नहीं कहां से आपने मध्य प्रदेश का नाम ले लिया, हमने सरकार पर आपने पता नहीं कहां से आपने वो नाम ले लिया।
तो ये हम लोग एक गंभीर मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं और आपकी कही हुई बातों को आगे बढ़ा रहे हैं हम, और हमारे दर्शक उसको सुन रहे हैं। दर्शक सुन रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने बहुत सकारात्मक सोच के साथ जो अंत में आपने जवाब दिया। आपको शायद कहीं जाना है, आप उठना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और हम डिस्कशन को आपने आगे बढ़ाया। जी, तो हम फिर अब लौटेंगे मनोहर मनोज जी के पास। मनोहर मनोज जी, जो जिस विषय पर बात हुई, विजेंद्र गुप्ता का बार बार ये कहना था कि हमने इस विषय को आगे बढ़ाया। 4 महीना पहले हम सुधाकर से मिले, लेकिन जो बात है, सुधाकर से बेशक वो मिले, लेकिन जनता दिखाई दे रही है किसके साथ? अरविंद केजरीवाल के साथ। क्या अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के इशू को हाईजैक कर लिया? जो मूल प्रश्न है उस पर आया। बिल्कुल। देखिए, मैंने इसीलिए पिछले जो बहस में जब बात हो रही थी भ्रष्टाचार और रॉबर्ट वढेरा को लेकर के, तो मैंने ये खुद ही इस चीज को महसूस किया था कि बिजली के बिल को लेकर के जो उनकी एक्टिविज्म दिख रही है, वो कहीं न कहीं मुख्य विपक्षी पार्टी को इन चीजों को लेकर के पहले से ही आना चाहिए था। और कुल मिला जुला करके ये माना जा रहा है कि शीला दीक्षित के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार जो अभी 3 टर्म पूरा करेगी, लोग ये कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि उन्होंने विपक्ष को कमजोर करने का काम किया है। ठीक है, शीला दीक्षित एक योग्य बौद्धिक और एक अच्छी प्रशासिका हैं, लेकिन बिजली के मामले में उनके किए गए फैसले कई सवालिया निशानों से घिरे हुए हैं। न केवल बिजली की दरें काफी महंगी हुई है, बल्कि मीटर तेज चलने के आरोप भी जो है वो आज भी लोगों के समक्ष मौजूद हैं। तो इन बातों को लेकर के शीला दीक्षित जैसे सुलझी महिला को लोगों के सामने साफ साफ जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से केंद्र सरकार अगले पोल प्लैंक के रूप में फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर के चल रही है, एक तरफ तमाम सब्सिडियों को खत्म कर रही है, दूसरी तरफ वो फूड सब्सिडी की तैयारी में है। आज इकोनॉमिक एडिटर कॉन्फ्रेंस में पी चिदम्बरम ने इस बात का संकेत भी दिया कि हम सब्सिडी नीति फूड पर फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। मतलब साफ था कि वो जो है अगला फूड सिक्योरिटी एक्ट चल रहे हैं। उसके ठीक विपरीत एलपीजी पर सब्सिडी वापस लेकर के भोजन लेकर कोई क्या करेगा जब गैस नहीं होगा, जब ईंधन नहीं होगा। दूसरी तरफ शीला दीक्षित ने एक बड़ी अच्छी स्कीम लाई दिल्ली के लिए कि वो केरोसिन लेस और छोटे एलपीजी को प्रमोट करने की। भारत सरकार का ये जो फैसला है, शीला दीक्षित को उस फैसले को हतोत्साहित करता है। शीला दीक्षित ने दूसरा जो निर्णय लिया वह भी एक पॉलिटिकल तरीके से निर्णय लिया, बस्तियों को रेगुलराइज करने का, जबकि उन बस्तियों पर कई सारे सवाल हैं कि वहां से आप ही के चैनल में एक कार्यक्रम आया कि वहां से जो है वो जो है हॉट लाइन गुजर रही है, ट्रांसमिशन लाइनें गुजर रही हैं जो कि बड़ी ही असुरक्षित हैं। तो कुल मिला जुलाकर के बिजली को लेकर के रोष है और नया मुल्ला बड़ा प्याज खाता है। अरविंद केजरीवाल नए नए नेता बने हैं तो वो एक बड़ा वो जोश दिखा रहे हैं और जाहिर तौर पे अभी वो मुद्दा जो है वो मुख्य विपक्षी दल के बजाय निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के पास आता हुआ दिख रहा है। मीडिया भी उन्हें उसी तरीके से रिपोर्ट कर रहा है और इस चीज में इस मुद्दे पर चर्चाओं को एक नया बल मिला है। लेकिन मैं इस बहस में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि इस देश में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए उसका सबसे बड़ा रोल मॉडल जो मुझे नजर आता है वो है टेलीकॉम रिफॉर्म, और उसके पीछे TRAI नामक रेगुलेटरी संस्था का किया गया काम। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया कि जो प्राइवेट हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं उन्हें जो है अपने रेट्स को जो है वो बिल्कुल पब्लिकली जो है जारी करना चाहिए। वो एक हेल्थ रिफॉर्म में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने 4 साल पहले एक हेल्थ और एजुकेशन में रिफॉर्म का एक पेपर तैयार किया था। उसमें यह था कि जितने हेल्थ और एजुकेशन में पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो रहा है तो प्राइवेट पार्टी को भी उसी तरीके का मौका दीजिए और सारे एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूट को जो है ग्रेडिंग तैयार कीजिए और उनकी एक टैरिफ जो है वो उसकी भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जो उन्हें देने का काम करे। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम लेकिन दुर्भाग्य से मैं बस अलग से चर्चा करेंगे। हाँ, कंक्लूड कर रहा हूं कि दुर्भाग्य से जिस तरह TRAI रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया और उसका फल सबके सामने आया, इकोनॉमी को, कंपनी को, कंज्यूमर को, और भारत सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई। DERC जिस पर सभी दोनों पार्टियां हमले कर रही हैं, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो, उसका रोल जो है वो संदेहास्पद है। तो सारे रेगुलेटरी अथॉरिटी को, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पेट्रोलियम हो, इसको नए तरीके से रिजुविनेट करने की जरूरत है। रिजुविनेट करने की बात है। समय बहुत कम है। प्रतीक, आपसे एक अंतिम कमेंट में चाहूंगा और अंतिम कमेंट भी विषय पर ही हम करें, विषय से अलग हम ना हटें, और विषय यही है अरविंद केजरीवाल का लाइन जोड़ना पोल पर चढ़ के
कितना न्याय संगत है? देखिए उदय जी, जिस तरह से विजेंद्र गुप्ता जो अपने चैनल के साथ जुड़े हुए थे और उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो प्रतिक्रिया वाजिब हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया अरविंद केजरीवाल जो जहां दिल्ली में वो जा रहे हैं, जिस तरह से उनको कवरेज मिल रहा है, तो बीजेपी ने भी पिछले कई महीनों से इस बिजली के मुद्दे पर आंदोलन किया, लेकिन मीडिया में उस तरह से वो नहीं छापा है जिस तरह अरविंद केजरीवाल ये पिछले 5-7 दिनों से उनका आंदोलन चल रहा है और वो पूरे मीडिया में एक तरह से छा गए हैं। तो उनकी जो खींच थी जो हमारे साथ चर्चा के दौरान वो सामने निकल गई विजेंद्र गुप्ता की, और वो जान रहे हैं कि इस मुद्दे पर जो माइलेज लेना था वो बीजेपी से 20 निकल चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और इस मसले को लेकर जरूर दिल्ली की जनता के बीच अपना वो पैठ बना चुके हैं। जी विपिन धूलिया जी, आपसे फिर वही पुराना सवाल, लेकिन नए कलेवर के साथ वो सवाल है कि क्या ये कानून तोड़ने की जद में आता है? मैं इसके थोड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे पहलू पर बात करूंगा। जी, कानून लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट में मैं खत्म करूंगा कि इसमें सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अगर इस मुद्दे पर आगे बढ़ती है और वो इलेक्शन लड़ती है अगले चुनाव में, तो एंटी इनकम्बेंसी वोट उनको लगता है कि बढ़ सकता है। इसलिए एक दूसरी स्ट्रेटजी जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है कि आज जिस तरह विजय गोयल ने जो है मंच शेयर किया केजरीवाल के साथ कि केजरीवाल की मुहिम में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हो जाए, और जिस वक्त जो है जब चुनाव मैदान में उतरे तो वो कार्यकर्ता जो है जनता के बीच में वो चेहरे जाए जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो कहीं भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी वोट कहीं केजरीवाल तक की तरफ न चला जाए, इस कोशिश में उसको अपनी तरफ रखने की कोशिश में लगातार लगी हुई है, और वो कुछ हद तक केजरीवाल को सपोर्ट करती है, कुछ हद तक केजरीवाल का विरोध भी कर रही है। अभी वो दुविधा में है कि उसको करना क्या है। जी तभी विजेंद्र गुप्ता जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, प्रतिक्रिया दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो इस बात से नाराज हैं कि अरविंद केजरीवाल पर बहस क्यों हो रही है, बहस भारतीय जनता पार्टी पर क्यों नहीं हो रही है, और बहस भारतीय जनता पार्टी पर हो तो यह बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 महीने से इसके लिए संवेदनशील है, 2 वर्षों से वो ये आंदोलन कर रही है। शायद विजेंद्र गुप्ता जी का ये कहना है, लेकिन आपकी बात ज्यादा सही है कि ये एंटी इनकम्बेंसी वोट का परसेंटेज अरविंद केजरीवाल को ज्यादा नहीं मिल जाए, शायद यही रोकने के लिए विजय गोयल आज दिखे उनके साथ। तो फिलहाल न्यूज लाइन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक कविता के साथ। इसे लिखा है अकबर इलाहाबादी ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, हमारे अतिथियों को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। धन्यवाद। उन्हें शौके इबादत भी है और गाने की आदत भी, निकलती हैं दुआएं उनके मुंह से ठुमरियां होकर। ताल्लुक आशिको माशुक का था तो लुत्फ रखता था, मजे अब वो कहां बाकी रहे बीवी मियां होकर। न थी मुतलक तवक्को बिल बनाकर पेश कर दोगे, मेरी जान लुट गया मैं तो तुम्हारा मेहमा होकर। हकीकत में मैं एक बुलबुला हूं मगर चारे की ख्वाहिश में, बना हूं मिंबरे कौंसिल यहां मिट्ठू मियां होकर। निकाला करती है घर से ये कहकर तू तो मजनू को, तथा रखा है मुझको सास ने लैला की मां होकर। BACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स